So yesterday we talked about balance of payment. So what was balance of payment? Balance of payment is an accounting statement. ठीक है, जो आपको क्या बताता है? International economic transactions between resident of a country and rest of the world. So ये चीज मैंने आपको बताई थी. When we are talking about international transactions, हम ये नहीं बोल रहे कि हम यहाँ पर किसी लोकल मार्केट में जाके बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो those are economic transactions. We are talking only about the foreign transaction, जो foreign currency के अंदर transactions हो रहे हैं. We are just going to talk about those transactions. ठीक है? So again, balance of payment is an accounting statement जो systematically क्या record कर रहा है? All the international economic transaction between resident of a country and rest of the world. Clear? Then we talked about 4 types of economic transaction. पहला क्या था? Export and import of goods, export and import of services. Services के अंदर दो चीजें आती हैं. एक होता है factor service, दूसरा होता है non factor service. Factor service means रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो बाहर काम कर रहे हैं उनको जो कंपनसेशन मिल रहा है, उनको जो उनके एम्प्लॉयर से जो सैलरी वगैरह मिल रही है वो आएगा. एंड जो यहाँ पर लोग हैं बट दे आर नॉट इंडियन रेसिडेंट, उनको जो सैलरी पे करी जा रही है. ठीक है, दैट वाज योर फैक्टर सर्विस. एंड नॉन फैक्टर सर्विस में क्या आता है? शिपिंग सर्विस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब चीजें. राइट. Then third was unilateral, also known as unrequited receipts and transfer to and from abroad. So unilateral का मतलब chapter number 12, balance of payment. So unilateral का मतलब one sided transaction. So यहाँ से इंडिया से आप किसी को मनी भेज रहे हो बाहर, या फिर बाहर से कोई आपको इंडिया में मनी भेज रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या था इसका? गल्फ कंट्री से इंडिया के पास बहुत मनी आता था, राइट? बिकॉज मेनी इंडियंस यूज्ड टू गो देयर एंड डू लेबर वर्क एंड ऑल देयर. सो वो रेमिटेंसेस बोलते हैं उसको. आप उसको वन वे ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो, आप उसको यूनिलैटरल ट्रांसफर भी बोल सकते हो. ओके. एंड लास्ट वाज कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब दो चीजें. एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो इंडियंस बाहर जाके लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, मशीन्स परचेज कर रहे हैं, या फिर फॉरेनर्स यहां पर आके लैंड, मशीन, बिल्डिंग, ये सब चीजें परचेज कर रहे हैं. सो दैट वाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये कैपिटल ट्रांसफर होता है. एंड एक और चीज आती है कैपिटल ट्रांसफर में, दैट वाज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यू आर परचेजिंग स्टॉक मार्केट, यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. ओके. सो कोई इंडियन यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई वहां से एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां पर आके इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये हमने करा था. ठीक है. अच्छा, जब हम बोलते हैं कि बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो जस्ट लाइक इन अकाउंट्स, एंड जिनको अकाउंट्स नहीं आती बस सिंपल वर्ड्स आपको याद रखने, जस्ट लाइक इन अकाउंट्स वी फॉलो अ डबल एंट्री system. So BOP also follows a double entry system. Double entry system के अंदर क्या होता है? एक accounting statement बनती है. उस accounting statement में you have two sides. The one side is known as the credit side and the other side is known as the debit side. Credit side means inflow of foreign exchange. Debit side means आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, खाली फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, नथिंग एल्स. ठीक है. सो जस्ट लाइक इन अकाउंट्स वी फॉलो अ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वी हैव टू साइड्स, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंट्स में ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है. एंड गाइस, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, इक्वल क्यों होती है? वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. ठीक है. एंड जो अकाउंट्स वाले हैं उनको नहीं आता कि इक्वल क्यों होती है, तो अगेन आई कांट टीच. 11th में पढ़ के आओ फिर से. ओके. एनीवेज, तो अकाउंट्स के अंदर ये दोनों साइड इक्वल होती हैं. तो यहां पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस ऑलवेज बैलेंसेस.
अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, विल आई कम टू दैट अगेन। बट देखो ये भी तो हो सकता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी लेस देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी हो सकता है। फाइन, बट अकाउंटिंग सेंस के अंदर दे विल ऑलवेज मैच। फाइन, क्यों मैच करेंगे ये फिर से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इनफ्लो, अच्छा इकोनॉमिक सेंस के अंदर ऑल दीज थ्री सिचुएशंस आर पॉसिबल। इकोनॉमिक सेंस के अंदर इनफ्लो कैन बी ग्रेटर देन आउटफ्लो, इनफ्लो कैन बी इक्वल टू आउटफ्लो, एंड इनफ्लो कैन बी सॉरी आउटफ्लो कैन बी ग्रेटर देन इनफ्लो। इकोनॉमिक सेंस के अंदर यू कैन हैव surplus of BOP, you can have balanced BOP, and you can have deficit in BOP। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है, याद है सबको? ओके, then we said that BOP has two accounts, current account, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की कोई डेफिनेशन पढ़ के बताना बुक में से। Current account refers to an account which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time. ठीक है, सो करंट अकाउंट इज द अकाउंट विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को मैं एक्स से डिनोमिनेट कर रहा हूं, एंड इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को एम से कर रहे हैं, ऑफ गुड्स, देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देन यूनिलैटरल receipts and payments, unilateral receipts and payments। ठीक है, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो सो इट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो, सो इनफ्लो होगा तो गुड्स कहां पर जाएंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? क्रेडिट साइड, so this will come on the credit side। अगेन यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिट साइड, एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स, यहां पर भी मनी आप रिसीव कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज आप रिसीव कर रहे हो, सो क्रेडिट साइड। क्लियर? इंपोर्ट विल रिजल्ट इन गुड्स आपके पास आ रहे हैं बट फॉरेन करेंसी क्या होगी, बाहर जा रही है। सिद्धार्थ फोकस रख ले बेटा, यहां पर नींद में हो तो घर जाओ प्लीज। डेबिट, ठीक है, ये मैं अकाउंट्स में यूज कर रहा हूँ DR CR लिखते हैं, बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है DEBIT CRE DIT, ये ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में ऐसे लिखा हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विल अगेन रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट, एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स टू अब्रॉड, सो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, देन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि ये वाला जो पार्ट होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, सर्विसेज नहीं, ओनली गुड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हम निकालते कैसे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, export minus import of only goods, not services। ठीक है, now if your exports are greater than imports, surplus balance of trade, exports are less than import,
deficit balance of trade and exports are equal to imports. So balanced balance of trade. एक और वर्ड है इसके लिए, यू कैन राइट दिस एज ट्रेड डेफिशिट, फाइन, एंड यहां पर ट्रेड बैलेंस, ट्रेड सरप्लस. आई थिंक बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन था बीओपी से रिलेटेड. सो वहां पर ट्रेड डेफिशिट लिख कर आया था. तो एक बच्चे ने आके मुझे बोला था ट्रेड डेफिशिट क्या होता है आउट ऑफ सिलेबस. आई वाज लाइक यार ट्रेड डेफिशिट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, ठीक है. तो ये सब चीजों का ध्यान रखना. दे जस्ट चेंज लिटिल बिट ऑफ लैंग्वेज टू मेक यू गाइस कंफ्यूज्ड. हाँ जी, किसी को दिक्कत अभी तक? और क्या करा था हमने इसमें? ये तो ठीक है. फिर हमने इसको बोल दिया था फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज वी हैव डिस्कस. अच्छा हाँ, मेन चीज करंट अकाउंट क्या बताता है हमें? करंट अकाउंट हमें इकोनॉमी का नेट इनकम बता रहा है फ्रॉम फॉरेन सेक्टर. Current account is telling us the net income of the economy from foreign sector. अच्छा, अब देखो करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड, so we are saying इन सारे ट्रांजैक्शंस का if the credit side is greater than the debit side, it will result in current account surplus, and if the credit side is less than the debit side, it will result in current account deficit. ये क्लियर है सबको? अगर करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, so what does it mean? It means that the economy is lender to rest of the world. So करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है? करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है एक कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं that is greater than the imports. तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, so let's say चाइना का एग्जांपल हमने लिया था, तो चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. तो चाइना जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो बाकी कंट्रीज की करेंसी जो उनके कंट्री में होनी चाहिए थी, अब वो किसके पास आ गई? वो चाइना के पास आ गई, राइट. सो जो करेंसी इंडिया के पास होनी चाहिए वो इंडिया के पास नहीं पड़ी है, चाइना के पास पड़ी है. जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के पास होने चाहिए वो चाइना के पास पड़े हैं. जो यूएसडी यूएस के पास होने चाहिए वो किसके पास पड़े हुए हैं? चाइना के पास पड़े हुए हैं. तो इन सब कंट्रीज को अगर अपना मनी चाहिए तो दे विल बोरो फ्रॉम चाइना, राइट. सो अगर चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, सो दैट मींस व्हाट? चाइना इज लेंडर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये आया समझ? एंड अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, सो इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट करा एंड इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो इंडिया क्या बोलेगा? मैं नहीं पे कर रहा. पे करना पड़ेगा. So then what India has to do if there is a current account deficit? It has to borrow. So if an economy has a current account deficit, then it is a borrower from rest of the world. Is this clear? ठीक है. So ये हमने cover up कर लिया था last class में. Okay, then capital account. So capital account के अंदर एक कोई पढ़ना definition please capital account की. Capital account of BOP records all those transactions between the residents of the country and the rest of the world, which cause a change in the assets or liabilities of residents of the country or its government. Okay. तो गाइस कैपिटल अकाउंट जो होता है, जहां पर भी आपको कैपिटल वर्ड मिल जाता है तो वो इकोनॉमी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट करता है. ओके. जहां पर भी कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल ट्रांसफर लिख देते हैं. अगर वो कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है. Assets are the economic resources of an economy and liabilities are the burden of the economy. Okay. So capital account के अंदर सबसे पहला component क्या आता है? Borrowings from rest of the world. So अगर आप मनी को बोरो कर रहे हो, फाइन, फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट से, सो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? हाँ,
इनफ्लो. So inflow होगा तो we are going to write it on the credit side or the debit side. Credit means inflow, debit means outflow. तो credit side पे जाएगा ये. Then the second component of capital account is lending to abroad. So इंडिया अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट को, बांग्लादेश को, XYZ गवर्नमेंट्स को, इकोनॉमी को लेंड कर रहे हैं मनी, तो वो क्या लेंड करेंगे? फॉरेन करेंसी लेंड करेंगे, ना कि इंडियन रुपीस. तो जब वो इंटरनेशनल करेंसी दैट इज डॉलर लेंड कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम इंडिया या इन, कमिंग इन टू इंडिया, आउट. सो आउट हो रहा है तो, आउटफ्लो हो रहा है तो, सो डेबिट साइड पे. क्लियर? थर्ड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड. सो अगर फ्रॉम अब्रॉड है तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्रेडिट. एंड अगर टू अब्रॉड है तो इंडिया से फॉरेन करेंसी जा रही है, डेबिट. इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में द ओनर ऑफ द एसेट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एसेट. सो एप्पल ने क्या करा है? एप्पल ने यहां पर फैक्ट्री सेटअप करी है, तो वो फैक्ट्री, वो लैंड एप्पल ने परचेज करा है, मशीन्स परचेज करी हैं. ओके, सो ऑल दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस पे एप्पल का कंट्रोल है 100%. उन्हीं की फैक्ट्री है, उन्हीं की मशीन्स हैं, सो दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट सेटअप. सो दैट्स व्हाट एफडीआई इज. सो आप अगर फॉरेन में जाके कोई एसेट परचेज करते हो, सो यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट एसेट. दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, यार वो बंद कर दे, क्या फोन में लगा हुआ है, क्या कर रहा है? तो बंद कर दे फोन. मम्मी के मैसेज कौन सा पढ़ता है तू? हाँ, मम्मी ने थोड़ी बोला था बैग में सामान लेके घूमने के लिए. So portfolio investment is that investment where the owner of the asset does not have direct control over the asset. Is this clear? Example, so अब मैंने एप्पल के शेयर्स परचेज करे. ठीक है, एप्पल कहां पर लिस्टेड है? नैस्डैक में लिस्टेड है, तो वहां पे मैंने उसके शेयर्स परचेज करे. अब मैं शेयर परचेज कर रहा हूं, तो जितने शेयर्स मैंने परचेज करे उतनी ओनरशिप है मेरे पास एप्पल की. बट दैट डज नॉट मीन कि आई एम गोइंग टू कंट्रोल दैट कंपनी. क्लियर? सो जो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो इन सम अदर कंट्री, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जनरली कौन करता है? एफआईआईज. ओके, सो ये हो गया. एंड लास्ट कंपोनेंट क्या था कैपिटल अकाउंट का? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स बोलो या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोल लो. अब ये समझते हैं जरा, ये कल भी हमने करा था. सो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. इन तीनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड एज वी सेड, एक मिनट, इसको ना ऐसे समझते हैं जरा. एक मिनट. सो करंट अकाउंट, ये बैलेंस होना चाहिए. सो अगर करंट अकाउंट में हमारे पास सरप्लस है एंड कैपिटल अकाउंट में हमारे पास डेफिसिट है, सो सरप्लस मींस क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड एंड डेफिसिट मींस डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड. तो हम क्या करेंगे? हम यहां से सरप्लस उठाएंगे और इस डेफिसिट को मीट करेंगे टू मेक आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस. And similarly,
कैपिटल अकाउंट में अगर सरप्लस है एंड करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो हम ये सरप्लस उठा के ये डेफिसिट को मीट करेंगे. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बैलेंस्ड. क्लियर ये चीज? ठीक है. अच्छा, अब मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अलग से लिख दिया, इसमें से निकाल के अलग लिख दिया. लेट्स से यहां पर क्या आ रहा है? सरप्लस. सरप्लस का मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो दैट मींस नेट क्रेडिट यहां पर बच रहा है. कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस आ रहा है, दैट मींस क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर भी आपका जो बच रहा है दैट इज नेट क्रेडिट. सो अब हम क्या करते हैं, हमें इसको जीरो बनाना है, बैलेंस करना है बीओपी का. अभी हमारा बीओपी क्या है? बीओपी हमारा सरप्लस है. सो यहां से ये नेट क्रेडिट उठाएंगे, ये नेट क्रेडिट यहां से उठाएंगे और इसको उठा के यहां पर ऐड कर देंगे, इसको उठा के यहां पर ऐड कर देंगे. ठीक है. क्रेडिट एंड डेबिट आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. क्रेडिट इनफ्लो है, डेबिट आउटफ्लो है, तो दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. तो मुझे इसको जीरो बनाना है. तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ भी एडिशन हो रही है तो मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड. सो एनी एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम उसको किधर लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे. क्यों? क्योंकि क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा और ये जीरो हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट व्हिच वी आर डूइंग टू मेक आवर बीओपी बैलेंस्ड. ये आया समझ? अच्छा, अब अगर ये आपका निकल के आता है नेट डेबिट, मतलब डेफिसिट आ रहा है. डेफिसिट मींस डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड. ये भी आपका क्या निकल के आता है? नेट डेबिट. सो अगेन दैट मींस डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड. तो अब इसको हटाना है ना, मतलब यहां पर डेफिसिट है, यहां पर डेफिसिट है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे हम पे नहीं कर रहे. ठीक है. फॉरेन कंट्रीज को हम ये थोड़ी बोलेंगे तुम्हारी गलती है, तुमने सामान क्यों दिया हमें, हम पे नहीं कर रहे. ऐसे नहीं हो सकता. So what they're going to do is they're going to withdraw money from foreign exchange reserve and nullify this debit. यहां से भी आप क्या करोगे? विड्रॉ करोगे, इसको नलिफाई करोगे. क्लियर? And that's how your BOP is always balanced in accounting sense. इतना आया समझ? हमने इतना पढ़ा था कल. ओके. बुक के अंदर फर्स्ट पेज से लेके ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से पहले प्लीज रीड, देन आई टेक 10 मिनट्स, आई फिनिश द चैप्टर. हां, ठंडा हो गया ना ज्यादा. हेलो, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज. ट्रांजैक्शन. तो मोदी जी बोल रहे हैं कि आपको इंपोर्ट वगैरह नहीं करना चाहिए बिकॉज वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. तो कोई इंपोर्टर अपना बिजनेस ही बंद कर देगा? नहीं. ठीक है. एक्सपोर्ट. सो इफ समवन वांट्स टू एक्सपोर्ट, यहां पर गुड्स की शॉर्टेज हो गई है, गवर्नमेंट बोल रही है यार एक्सपोर्ट मत करो, सर हाउ विल ही अर्न? सो जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वो कंट्री का बीओपी को देख के ट्रांजैक्शन नहीं करेगा. दे हैव देयर ओन प्रॉफिट मोटिव. फाइन, दे आर डूइंग अ बिजनेस. ठीक है. उनका अपना खुद का प्रॉफिट मोटिव है एंड उसके बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ना कि दे आर गोइंग टू फर्स्ट लुक एट द कंट्रीज बीओपी. इंपोर्टर बोलेगा ना 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 ना, कंट्री की बीओपी जो है दैट सिचुएशन इज नॉट गुड, मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा. ठीक है. अगर वो इंपोर्ट नहीं करेगा, he has to close down his business, he has to do some other business. Okay. So all the transactions which happen in the economy related to foreign sector, they are happening on the basis of some profit motive. These transactions are independent of BOP. That means हम ये transactions जो कर रहे हैं, import, export या फिर investment to and from abroad, we are not looking at the country's BOP and then doing it. So that's why they are independent of BOP. And therefore these transactions are known as above the line transaction. So अगर मैं बोलता हूं on the line, so on the line का मतलब हो गया BOP. So above the line मतलब BOP को देख नहीं रहे हम. ठीक है. So please have a read. Autonomous transactions क्या होते हैं? Definition read करो.
Someone guys, anyone read the definition of autonomous transactions? Autonomous transactions होगा या फिर autonomous items लिखा होगा, it means the same. Autonomous items refer to those international economic transactions that take place due to some economic motive such as profit maximization. बस. So autonomous items, autonomous transactions are those international economic transactions which takes place due to some profit motive. हम BOP को देख के ये transactions नहीं कर रहे, ठीक है? So therefore these transactions are known as independent transactions and therefore these transactions are above the line transaction. BOP का कोई लेना देना नहीं है इसमें. So ये जो transactions होते हैं autonomous transactions, these autonomous transaction happens in both the account. आपके ये current account में भी होते हैं और ये capital account में भी होते हैं. ये इन दोनों अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं. ये आया समझ? करंट अकाउंट में भी होंगे यार, मुझे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द बीओपी एंड देन डू इट. एंड कैपिटल अकाउंट में मुझे बोरो करना है बाहर से मनी, या फिर मुझे बाहर किसी को मनी भेजना है, मेरा कोई रिलेटिव बाहर रहता है, उसको मैं यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहा हूँ, वन साइडेड ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द कंट्रीज बीओपी. आपको बाहर घूमने जाना है, आप कंट्री का बीओपी देख के थोड़ी घूमने जा रहे हो. क्लियर चीज? ठीक है. सो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होते हैं. एंड वी यूज दीज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस टू कैलकुलेट बीओपी. ओके, सो ये ट्रांजैक्शंस होंगे एंड उसके बाद बीओपी कैलकुलेट होगा, इसलिए बीओपी को हम ऑन द लाइन बोलते हैं, इसको हम अबव द लाइन बोलते हैं. ये आया समझ? ठीक है. सो क्या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से there will be autonomous receipts and there will be autonomous payments. अगर inflow of foreign exchange है, that will be autonomous receipts. Outflow of foreign exchange है, that will be autonomous payments. So if autonomous receipts are greater than autonomous payments, ये एक situation हो सकती है. Autonomous receipts are less than autonomous payment, ये एक situation हो सकती है. Autonomous receipts are equal to autonomous payments, ये एक सिचुएशन हो सकती है. इन दोनों सिचुएशंस को बोला जाता है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी. इन दोनों सिचुएशंस को बोला जाता है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी. एंड ये क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी हो गया. हाँ नमस्ते, वापस आता हूँ. देखो समझो, साल भर ट्रांजैक्शंस होंगे, उसके बाद बीओपी कैलकुलेट होगा. अब साल भर जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो करंट अकाउंट में भी होंगे, वो कैपिटल अकाउंट में भी होंगे. ठीक है. कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, इंस्टीट्यूशन ट्रांजैक्शंस करेगी, वो ये थोड़ी बोलेगी गवर्नमेंट को पहले आप बताओ कि बीओपी की सिचुएशन क्या है और फिर हम सोचते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं. ठीक है. सो देयरफॉर दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी. पहले ये ट्रांजैक्शंस होंगे एंड फिर बीओपी कैलकुलेट होगा. तो बीओपी को अगर हम लाइन पे रख रहे हैं तो दीज ट्रांजैक्शंस विल बी अबव द लाइन. क्योंकि पहले ये ट्रांजैक्शंस होंगे तभी तो बीओपी कैलकुलेट होगा. आया समझ ये चीज? ठीक है. So autonomous transaction may result in equilibrium of BOP या फिर disequilibrium of BOP. अगर disequilibrium of BOP है, हमें क्या करना है? हमें BOP को बैलेंस करना है. अकाउंटिंग सेंस में BOP ऑलवेज बैलेंस. तो disequilibrium in BOP को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है. How we are going to balance it? Through accommodating आइटम्स या फिर ट्रांजैक्शंस. सो अकोमोडेटिंग आइटम्स या ट्रांजैक्शंस कब पिक्चर में आएंगे? जब आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है. अगर आपका बीओपी इक्विलिब्रियम में है तो अकोमोडेटिंग आइटम्स का, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का कोई भी यूज नहीं है. इज दैट क्लियर?
So therefore accommodating items are below the line items. ये तभी आएंगे जब वो दोनों वाले डिसइक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम है तब कोई यूज नहीं है अकोमोडेटिंग का. अकोमोडेटिंग का यूज तभी होगा जब डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी. फाइन. तो पहले आपको बीओपी निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का यूज है कि नहीं है. तो इसीलिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स. इसीलिए हम इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स. आया समझ ये चीज? अब देखो, एंड ऑफ द ईयर आपने अपनी इकोनॉमी का बीओपी निकाला. ओके, और क्या निकल के आता है? ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट. तो ये तो डेफिसिट की सिचुएशन है. तो जैसे ही गवर्नमेंट ने बीओपी निकाला, गवर्नमेंट बोलेगी यार डेफिसिट आ गया बीओपी में, इंपोर्ट्स बंद करो, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ इमीडिएटली. ऐसा हो सकता है बीओपी को बैलेंस करने के लिए? नहीं. एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर होते हैं. जिस डेट पे बीओपी निकाला उस डेट पे थोड़ी एडजस्ट करेंगे. सो accommodating transactions can happen only by capital account. accommodating transactions करंट अकाउंट में हो ही नहीं सकते, क्योंकि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है. गवर्नमेंट बोलेगी कि यार डेफिसिट हो गया है, एक काम करो, जितने भी आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं सबको बोलो फॉरेन एक्सचेंज भेजे. ऐसा थोड़ी होता है. आ रहा है चीज समझ? सो जब भी बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम होगा, आप अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को यूज करोगे. एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन सा अकाउंट यूज होता है? ओनली कैपिटल अकाउंट. यू कैन नॉट यूज करंट अकाउंट. क्या ये समझ आया? ठीक है. अब सो इफ देयर इज डेफिसिट, दैट इज योर ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट. ये डेफिसिट है. तो इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हटाने के लिए इस डेफिसिट को हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर we will borrow from abroad and remove this deficit. Borrowing, first we are going to use our foreign exchange reserve. Foreign exchange reserve is part of capital account. तो पहले तो हम ये यूज करेंगे, and if these are insufficient then you're going to borrow from abroad. ठीक है, to remove this deficit. Is this clear? Autonomous receipts greater than autonomous payment, ये क्या है? सरप्लस. और अगर सरप्लस होगा तो क्या करेंगे? यहां से हम इस मनी को निकालेंगे, सरप्लस को निकालेंगे एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड कर देंगे. एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू बैलेंस योर बीओपी. बीओपी आपका जीरो हो जाएगा. इज दिस क्लियर? ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एंड ऑटोनॉमस पेमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, दैट्स बीन आस्क्ड द मैक्सिमम टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम. उसमें यही सब चीजें लिखी हुई हैं, आपको वो याद करना है. So guys, that's the end of the chapter. एक बारी please autonomous receipts, autonomous autonomous transactions या items and accommodating items, ये please book में पढ़ लो. इनका difference please book में पढ़ लो. Then we'll start with the questions.